डियर 12th क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग किस चैप्टर पे थे, चैप्टर नंबर 10 हिस्ट्री के। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, बट क्या है बीच में 1 और 2 डेज़ का गैप आ गया था। क्यों आ गया था? क्योंकि मुझे नोट्स भी भेजने थे आपको। तो जो ये थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हुई है, ठीक है, इसकी वजह से क्या है, एक बार मैं वापस से क्या कर रही हूँ, इस चैप्टर को वापस से क्या कर रही हूँ, एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। तो क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है, ये फिनिश होने वाला है। फिनिश होने से पहले हमें एक बार ओवरव्यू चैप्टर का मिल जाए ना, कि हमने क्या क्या पढ़ा है इसके बारे में, तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। फिर आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और चैप्टर बिल्कुल क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो एक बार चैप्टर के नेम से स्टार्टिंग करते हैं स्टूडेंट्स। चैप्टर का नेम क्या था? कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। कॉलोनी आपको पता ही है, जब मोर पावरफुल कंट्री लेस पावरफुल कंट्री पे रूल कर लेती है तो वो कंट्री उसकी क्या बन जाती है, कॉलोनी बन जाती है। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ईस्ट इंडिया के रेवेन्यू सिस्टम के बारे में, ऑक्शन पढ़ेंगे, नीलामी पढ़ेंगे लैंड की, किनकी लैंड की, ज़मींदार्स की, प्रॉब्लम्स जो रोयोट्स के द्वारा फेस की जा रही थी पीजेंट्स के द्वारा। 5th रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम। लाइफ पढ़ेंगे संथाल की और पहरियाज की। ये संथाल और पहरिया क्या है, ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक है। और लास्ट जो टॉपिक आएगा इस चैप्टर का, सोर्स, अकाउंट ऑफ बूचन। बूचन के बारे में भी हम इसमें क्या है, रीड आउट करेंगे। अब देखिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ईस्ट इंडिया कंपनी केम इन अराउंड 1600। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत में ब्रिटिशर्स एक कंपनी के नेम को लेकर आए थे ट्रेड करने के लिए। कब आए थे? अगर एग्जैक्ट डाटा देखा जाए तो 23 सितंबर 1600 में आए थे, ठीक है। जहांगीर गेव द परमिशन टू द कंपनी। जहांगीर कौन थे? मुगल एम्परर थे, ठीक है, मुगल एम्परर थे। गेव द परमिशन टू द कंपनी, जहांगीर ने कंपनी को परमिशन दे दी ब्रिटिशर्स को कि क्या कर सकते हैं, वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं उनकी कंपनी कहाँ पे, किसी भी पार्ट में सूरत के, और क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। फ्रॉम देन देयर डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी स्टार्ट्स इन इंडिया। अब जैसे ही ब्रिटिशर्स को ये परमिशन मिल गई, अब ब्रिटिशर्स ने खुद की चलानी स्टार्ट कर दी हमारे इंडिया में। बंगाल वॉज वेरी गुड प्लेस फॉर ट्रेड। उन्हें पता चला कि जो बंगाल है वो बहुत ही अच्छी जगह रहेगी ट्रेड करने के लिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो बंगाल का जो राजे हैं उनको क्या कर दिया जाए, हम निकाल देते हैं। जिसकी वजह से, ब्रिटिशर्स की वजह से यहाँ पे एक बैटल भी हुई थी जिसका नेम आया है बैटल ऑफ प्लासी। अब ये बैटल ऑफ प्लासी हुई कब थी? 1757 में हुई थी, बंगाल के नवाब के बीच में, और एक और जो पर्सन था वो क्या बनना चाहता था, रूलर बनना चाहता था, उन दोनों के बीच में हुई थी, ठीक है। तो मैं आपको बता भी देती हूँ, पूर्णिया के एक राजा थे शौकत जंग, वो बनना चाहते थे, नवाब बनना चाहते बंगाल के, ठीक है। और एक और पर्सन था जो ऑलरेडी बंगाल का क्या था, राजा था। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई जिसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया और ब्रिटिशर्स ने बंगाल को भी अपने कब्जे में कर लिया। इस बैटल के बाद ब्रिटिशर्स क्या बन गए, रूलर बन गए थे बंगाल के, ठीक है। इसलिए वो क्या कर दिया, उन्होंने अपना कंट्रोल और अपना प्रभाव क्या है, बढ़ा दिया। ब्रिटिशर्स ने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया। ये क्या था, एक टाइप ऑफ टैक्स कलेक्शन सिस्टम था, यानी कि लोगों को क्या है, टैक्स पे करना ज़रूरी ही है। ये हमारा इंडिया है स्टूडेंट्स, ये वर्ल्ड के मैप के अकॉर्डिंग थोड़ा बताया हुआ है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट आता है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। अब परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है क्या, देखिए। अर्लियर ज़मींदार टेक द टैक्स फ्रॉम द पीजेंट्स। पहले क्या होता था, ज़मींदार टैक्स लेते थे किनसे, किसानों से, और उसे किसको दे देते थे, राजा को दे देते थे। एंड कीप सम अमाउंट विद देम, और कुछ अमाउंट है, कुछ एक कमीशन के तौर पे कुछ जो पैसे हैं वो खुद के पास भी रख लेते थे, ठीक है। लेकिन परमानेंट सेटलमेंट ने इस प्रोसीजर को हमेशा के लिए बदल दिया। ब्रिटिशर्स ने ज़मींदार्स को बताया दैट इफ़ ज़मींदार नॉट गिव द टैक्स टू ब्रिटिशर, अगर ज़मींदार ब्रिटिशर्स को टैक्स नहीं देंगे तो वो क्या कर देंगे, ज़मींदार्स की लैंड की ऑक्शन नीलामी कर देंगे। इस वजह से जो ज़मींदार हैं उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी, ठीक है। देखिए पहले क्या सिस्टम था स्टूडेंट्स, ये था कि पीजेंट्स थे, ठीक है। पीजेंट्स के बाद ज़मींदार, ज़मींदार के बाद ब्रिटिशर, ठीक है। पहले क्या होता था, जो ज़मींदार है पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करते और अपने राजा को दे देते, और कुछ अमाउंट एज अ कमीशन के तौर पे खुद भी रखते थे। लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि वो सारी अमाउंट जो टैक्स है वो किसको दी जाएगी, ब्रिटिशर्स को दी जाएगी, ज़मींदार
के द्वारा। अगर ज़मींदार ऐसा नहीं करते हैं तो ज़मींदारों की जो लैंड है उसको क्या कर दिया जाएगा, नीलाम कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है स्टूडेंट देखिए, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है ये किनके द्वारा लगाया गया, तो ये लगाया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कब लगाया गया था, 1793 में। इसको क्या बोला जाता है, ज़मींदारी सिस्टम भी बोला जाता है। अब राजा कौन होते थे, ज़मींदार, रेओट्स यानी कि पीजेंट, और स्टेट की बात करेंगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं, लैंड की बात कर रहे हैं। ये क्या है, कॉर्नवालिस है, जिन्होंने परमानेंट जो सिस्टम है इसको क्या किया, इस्टेब्लिश किया। फिर बात आती है नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है, ऑक्शन इन बर्दवान। ऑक्शन यानी कि नीलामी हुई कहाँ पे, बर्दवान में। इन 1797 में जो ऑक्शन हुआ बर्दवान। अब ये क्या, ये अब आज के टाइम पे ये वेस्ट बंगाल की एक जगह है। अ नंबर ऑफ लैंड हेल्ड बाय द राजा ऑफ बर्दवान वर बीइंग सोल्ड बाय EIC। अब क्या, बहुत सारी जो लैंड है, ठीक है, जो राजा है बर्दन के द्वारा, जो राजा है बर्दन के, वर बीइंग सोल्ड बाय EIC, ही वाज फेल्ड टू पे द रेवेन्यू। अब क्या, लैंड जो है बहुत ज़्यादा थी, किसके, राजा के पास यानी कि ज़मींदार के पास, कहाँ के, बर्दवान के। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इनका जितनी भी ज़मीन है, इनके पास जो भी लैंड है, इनको उसको क्या कर दिया, नीलाम कर दिया। बिकॉज जो ज़मींदार है वो क्या हो गए, अपना टैक्स पे करने में नाकाम रहे, इसलिए ब्रिटिशर्स ने अपनी शर्त जो है पूरी की, उनकी जो ज़मीन है उनको नीलाम कर दिया। लैंड वॉज गिवन टू ह्यूज बिल्डर, जो बड़े बड़े बिल्डर्स वगैरह उनको दी गया। 90% ऑफ द सेल वॉज फिक्शियस, नॉट ओनली लैंड ऑफ राजा ऑफ बर्दवान ऑक्शनड बट 75% ऑफ ज़मींदार लैंड ऑक्शन ड्यू टू ज़मींदार सिस्टम। अब राजा की ज़मीन तो ऑक्शन हुई बर्दवान की, लेकिन और जो दूसरे 75% जो ज़मींदार हैं उनकी भी बेचारों की लैंड जो है नीलाम हुई अंडर द परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम और अंडर द ज़मींदारी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आता है वाई ज़मींदारी सिस्टम। अब ये ज़मींदारी सिस्टम ही क्यों लाया गया, क्योंकि द इकोनॉमी ऑफ बंगाल वाज नॉट गुड, बंगाल की जो अर्थव्यवस्था है वो सही नहीं थी। फेमाइंस वर मोर यानी कि जो फेमाइन होती है, भुखमरी है, वो क्या हो रही थी, ज़्यादा हो गई थी। सो दे इंट्रोड्यूस द ज़मींदारी सिस्टम, इसलिए वो कौन सा सिस्टम लाए, ज़मींदारी सिस्टम लाए। ठीक है, नाउ द ज़मींदार हैव द फियर ऑफ ऑप्शन। अब क्या है कि जो ज़मींदार है वो क्या करते हैं, काम सोच समझ के करते हैं, क्योंकि उनको नीलामी का क्या हो जाता है, डर हो जाता है। सो दे वांटेड द पीजेंट टू गिव द टैक्स, इसलिए वो चाहते हैं कि जो पीजेंट है, जो फार्मर्स है, वो टाइम टू टाइम टैक्स दे दें ताकि वो क्या कर सके। सो दे गेव फाइनेंशियल हेल्प टू पुअर पीजेंट, और ताकि वो जो दूसरे गरीब किसान हैं उनको पैसों से संबंधित मदद भी कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है अनदर मोटिव इज़ टू अर्न ह्यूज प्रॉफिट, और अगला मोटिव क्या था कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, पैसा कमाना चाहते थे टैक्सेस के थ्रू। और ये टैक्स सिस्टम किसके थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के थ्रू। अब क्या है कि पीजेंट क्यों फेल हो गए थे पेइंग टैक्स, टैक्स क्यों नहीं दे पाते थे जो पीजेंट्स हैं, क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा होते थे, इसलिए वो पे नहीं कर पाते थे। कंपनी ने ये सोचा कि एज द रेवेन्यू इज़ फिक्स्ड अंडर द ज़मींदारी सिस्टम, ज़मींदारी सिस्टम के अंडर जो है रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाता है। इफ़ द कल्टिवेशन इंक्लूड एंड द प्राइजेज रोज देन पीजेंट बिकम एंड दे कैन नॉट क्लेम द मोर रेवेन्यू, सो एट द टाइम कल्टिवेशन एंड प्राइस। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि जो परमानेंट रेवेन्यू या फिर ज़मींदारी सिस्टम के तहत क्या हुआ था कि जो भी कल्टिवेशन, जो लैंड है, प्राइस है, वो ऑलरेडी फिक्स था। अगर लैंड को ज़्यादा प्रॉफिट होता है तब भी उनको उतना ही पे करना पड़ेगा, कम होता है तब भी उनको उतना ही पे करना पड़ेगा। व्हेन द प्राइजेज ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज, जब प्राइस है प्रोडक्शन के डिक्रीज हो गए, एट दैट टाइम दे डू नॉट एबल टू गिव टैक्स, और तब वो क्या है, एबल भी नहीं थे, इतने सक्षम भी नहीं थे कि वो टैक्स भी पे कर पाएँ। एक सबसे ज़्यादा नेचुरल क्लाइमेटी, ठीक है, ये प्राकृतिक आपदाएं बहुत आती थी। लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स आज का, बाकी हम कल करेंगे। देखिए, द पावर ऑफ ज़मींदार ऑल्सो लेस, जो पावर्स हैं ज़मींदार की वो भी लेस हो गई। क्यों, बिकॉज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, समटाइम पीजेंट रेफ्यूज टू गिव टैक्सेस टू ज़मींदार, कई बार तो ज़मींदारों को जो टैक्स है वो पीजेंट देते नहीं थे, तो ज़मींदार बेचारे क्या हो जाते थे, फंस जाते थे। आई होप आपको स्टूडेंट्स ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा कि काफ़ी हद तक हमने आज इसका रिवीजन कर लिया। कुछ टॉपिक्स ही रह गए हैं, उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, हमारा पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। आप डेली स्टडी करते रहिए ताकि आपको सारे चैप्टर साथ साथ में समझ आते रहें।
ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बी सेफ, बी हेल्दी।